आज देख रहे थे इलेक्ट्रिकल 3002 सिंगल फेज एसी सीरीज और पैरेलल सर्किट ना। थर्ड सेमेस्टर में अगर किसी की बैग आती है मानो तो पहला पेपर यही होगा जिसमें वो फेल होगा, क्योंकि अभी तक का रिकॉर्ड है कि इस पेपर में सबसे ज्यादा पेपर जो बच्चों के वो खराब होते हैं, वो ड्यू रहते हैं। तो इम्पोर्टेंट जो है वो सब्जेक्ट रहने वाला है। 4 यूनिट है इसमें। पहली कौन सी है? यही अपनी इलेक्ट्रिकल सर्किट का पहला कौन सा है? सिंगल फेज सीरीज और पैरेलल सर्किट। दूसरा अपने जाते हैं तो मेरे हिसाब से वो आरएलसी सर्किट उसमें रहने वाले है ना। दूसरे वाले जो रहेंगे वही 3 फेज जो सर्किट है। अगर दूसरी बात करें अपने 3 फेज जो सर्किट है, जैसे स्टार डेल्टा जिसमें आ जाएगा वो सारे कन्वर्जन इसमें। तीसरी बात करें तो सर्किट रिड्यूसर की बात करेंगे आपने। सर्किट रिड्यूसर मतलब सर्किट को कैसे रिड्यूस करके उसको सोल्व करें अपने, या अपने बात कर सकते हैं जिसमें नोड क्या होता है, मैश क्या होता है ना। या अपने बात करें एनर्जी सोर्स कन्वर्जन टेक्निक जो है, या सर्किट को सोल्व कैसे करें, केवीएल केसीएल जैसे है ना। या एलिमेंट जैसे आपको मैंने बताया था कौन से एक्टिव कंपोनेंट कौन से होते हैं, पैसिव कौन से होते हैं, लेटरल कौन से होते हैं, बायलेटरल कौन से होते हैं है ना, लंप कौन से होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड कौन से होते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स कौन सा होता है, वो सब किसमें इसमें। और चौथा आपका रहेगा थ्योरम का। थ्योरम जब तक नहीं आएगी जब तक आपको सर्किट को सोल्व करना नहीं आता। केवीएल केसीएल कैसे सोल्व करेंगे, कहाँ नोड अप्लाई होगा, कहाँ मैश अप्लाई होगा, वो चीजें जब तक आपको नहीं आएंगी तब तक आप थ्योरम भी नहीं कह सकते। थ्योरम में थेवेनिन थ्योरम है, सुपरपोजिशन है, नॉर्टन थ्योरम है, टेलिगन थ्योरम है, वो सब जो है इसके अंदर आपकी रहने वाली है। तो ये 4 जो है मेन आपके रहेंगे। ऐसी सीरीज सर्किट में क्या आएगा, सबसे पहले एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, फिर आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसके बाद में आर रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव अलग अलग कैसे काम कर रहे हैं, उसके बाद ये तीनों सीरीज में हो तब कैसे काम करेंगे, तीनों पैरेलल में हो तब कैसे काम करेंगे। और जब भी आरएल से जाता है फिर एक चीज और आ जाती है वहां पे, रेजोनेंस है ना, रेजोनेंस इसमें अनुनाद भी है, तो उसकी बात अपने करने वाले है ना। तो ये थोड़ा सा क्या है, न्यूमेरिकल बेस्ड है, थ्योरी इसमें कम है, और न्यूमेरिकल जो सर्किट सोल्व करने वो थोड़े ज्यादा आने वाले हैं। पर बैलेंस तरीका इसमें यही है कि जैसे स्टार डेल्टा कन्वर्जन है, इसमें से थ्योरेटिकल पूछाता है, आप उसको सबसे पहले तैयार करें। उसके बाद आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, इनका डेरिवेशन आप याद करो। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और बड़े क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है। उसके बाद में आरएलसी का फेजर डायग्राम आता है कि वोल्टेज और करंट के बीच का जो रिलेशन होता है वो किसके ग्राफ के थ्रू दिखाना, वो क्या कहलाता है, फेजर डायग्राम कहलाता है। तो उन चीज कौन सी करंट किस में लीड करेगी, किस में लैग करेगी, वोल्टेज किस में लीड करेगी, वो सारी चीजें उसके अंदर रहने वाली है। पहले बढ़िए पूछिए अजय, बोल नहीं रहा। तो एक सीधा उठने वाला क्वेश्चन अपना देखते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को ही देखेंगे अपने जो क्वेश्चन सीधे सीधे उठते हैं। तो पहली बात मैंने कही वोल्टेज की और दूसरी दो चीजों को ये करी। फिर मैंने बात करी एक रेजिस्टेंस की, एक इंडक्टेंस की और एक कैपेसिटेंस की, है ना। इसको C से डिनोट करते हैं, इसको L से डिनोट करते हैं और इसको R से डिनोट करते हैं, है ना। तो हमेशा सबसे पहले जब भी आपको कोई चीज ढंग से समझनी है तो आपको फेजर डायग्राम दिमाग में होना चाहिए। किसी भी चीज का फेजर डायग्राम है, अगर वो आपने समझ लिया तो ये मानो आपको वो चीज 90% आ चुकी है। मैंने बात करी एक वोल्टेज दी की और करंट आएगी। तो हमेशा ध्यान रखो जब भी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कंपटीशन एग्जाम सबके लिए, जब
सब बात किसकी हो रही है? लोड की। जब भी लोड रेजिस्टिव होगा तब वोल्टेज और करंट किस में रहेंगे? सेम फेज में रहेंगे। किस में रहेंगे? किस में? सेम फेज में। जब भी वोल्टेज रेजिस्टिव लोड होगा, सिर्फ अपने यहां रेजिस्टिव की किसकी बात कर रहे हैं? प्योर रेजिस्टिव की बात। तो उस कंडीशन में वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल क्या रहेगा? सेम फेज का मतलब वोल्टेज एंड करंट, या यहां पे एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट क्या रहेगा? 0 डिग्री। सेम फेज का मतलब ये होगा। तो अगर मान लो रेफरेंस मान लो मैं कि वोल्टेज मेरी यूं जा रही है, तो करंट भी कैसे रहेगी? इसी डायरेक्शन में इधर की साइड जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि थीटा जो मानते हैं वो एंगल कितना होगा इसमें? 0 डिग्री, है ना? थीटा क्या हो गया? 0 डिग्री। इसका मतलब पावर वेक्टर क्या होगा? यूनिटी, है ना? क्योंकि पावर वेक्टर किससे लिखते हैं? cos थीटा से, और cos 0 की वैल्यू 1। तो प्योर रेजिस्टिव लोड होगा तो फेजर कैसा बनेगा कि वोल्टेज और करंट किस में रहेंगे? सेम डायरेक्शन में। ये काम आएगा आपका जब आरएलसी सर्किट जब सीरीज में स्टार्ट करोगे, तीनों एक साथ लगेंगे, उसमें आपको ये पता चलेगा। दूसरा देखो आप, दूसरा क्या बोला आपने? वीडियो में इधर की साइड आ रही है ना? दूसरा जब क्या हो प्योर इंडक्टर लगाओ। जब भी प्योर इंडक्टर लगेगा तो जो करंट है वो लैग करेगी। लैग माने पीछे। कितने डिग्री से? 90 डिग्री से। ये मैं कब की बात कर रहा हूं? देखो हर जगह मैं लिख रहा हूं प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टर, ठीक है? इसका मतलब जब भी प्योर इंडक्टर होगा तो करंट जो है कितने डिग्री पीछे रहेगी वोल्टेज से? तो अगर रेफरेंस वोल्टेज में भी ये है तो पीछे दिखाना तो क्या करेंगे अपने? कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे हमेशा? नीचे कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये मेरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमेशा क्या दिखाती है? लैगिंग को दिखाती है। तो वोल्टेज हमेशा 90 डिग्री पीछे रहेगी किससे? करंट हमेशा 90 डिग्री पीछे रहेगी वोल्टेज से। या मैं ये बोल सकता हूं कि करंट से वोल्टेज क्या रहेगी? 90 डिग्री आगे रहेगी। वो आपकी इच्छा है, ठीक है? तीसरा बात करें अपने किसकी? प्योर कैपेसिटर। प्योर कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर में क्या रहता है? जस्ट कि करंट जो है लीड करेगी कितने डिग्री से? 90 डिग्री से। लीड कैसे दिखाते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये हुई, तो यहां पे क्या रहेगी? करंट 90 डिग्री, है ना? ये कब रहेगी? जब कैपेसिटेंस होगा। ये कब रहेगी? जब इंडक्टेंस होगा। और ये यहां आई कब रहेगी? जब रेजिस्टेंस। और ये तीनों ही कैसे होने चाहिए? प्योर, ठीक है? प्योर कभी कोई चीज मिलती है क्या? नहीं मिलती, कुछ ना कुछ उसमें रहती है। अगर अब देखो, अगर आप लोग दे दें कि R और L मिलके हुआ है तो क्या होगा? एंगल कितना रहेगा? V और I में R कितना रहता है? 0 डिग्री। L कितना रहता है? कितना रहता है? 90 डिग्री। तो अब ना तो प्योर R है ना ही प्योर L है, तो एंगल कहां रहेगा? 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लैगिंग का। क्योंकि L है तो हमेशा करंट क्या करेगी? लैग ही करेगी, पीछे ही रहेगी। अगर R और दोनों दे दिया तो क्या हो गया? तो 0 से 90 डिग्री के बीच में कहीं भी अगर मैं मानूं तो कहीं भी यहां मेरी करंट आई हो सकती है R में, है ना? अब ऐसे
कहीं ना कहीं यहाँ 90 से 0 आरसी में 0 से 90 लीडिंग में ये ग्राफ बन जाएगा। आरएलसी तीनों हो तो तीनों, तो अगर इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है तो इतना नीचे नहीं जाके यहाँ कहीं रहेगा, और अगर कैपेसिटिव इफेक्ट ज्यादा है तो पूरा ऊपर नहीं जाके यहाँ कहीं रहेगा। वो कौन सा इफेक्ट ज्यादा है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये सब ये क्या कहलाता है अपना फेजर डायग्राम। तो आरएलसी सर्किट अगर आपको समझने हैं तो ये फेजर डायग्राम आपको सारी चीज उसमें समझा जाता है ना। फिर बात करते हैं एवरेज का भी, सीधा क्वेश्चन होता है एवरेज का। फॉर्मूले को याद कर लो, जब भी समाकलन की बात करेंगे इसमें अपने समझ लो, बाकी फॉर्मूला रखना ही पड़ेगा। समाकलन में sin थीटा का समाकलन क्या होता है माइनस cos थीटा, cos थीटा का समाकलन क्या होता है sin थीटा। एक तो ये दो चीज काम आने वाली है, दूसरी काम आएगी तीसरी sin स्क्वायर थीटा का। तो sin स्क्वायर थीटा जब निकालना होता है तो आप कैसे निकालोगे कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। यहां से sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी 1 - cos 2 थीटा बटे में 2। ये फॉर्मूला आप 1 2 और 3 ये थोड़ा सा आप याद रखें। तो अपने देखते हैं क्या थीटा, यहां मैंने मान लिया करंट आई, ये पाई और ये 2 पाई। ऐसे वेवफॉर्म है। ये वेवफॉर्म कौन सी वेवफॉर्म कहलाती है साइन वेव, है ना। ये वेवफॉर्म कौन सी कहलाती है साइन वेव। इसलिए जब करंट की इक्वेशन लिखते हैं आई बराबर क्या लिखते हैं Im, ये थीटा के सापेक्ष बदल रहा है ना, Im sin थीटा। m यहां क्या है मैक्सिमम करंट, थीटा ये एंगल है जिस पे ये कौन सी गति कर रहा है, कोई एक जगह से अगली जगह गति तो हो रही है। कौन सी गति हो रही है एंगुलर वेलोसिटी, कौन सी कोणीय गति, एक एंगल के थ्रू जा रहा है ना। और थीटा बराबर किसके होता है वैसे ओमेगा टी, है ना। कोणीय ओमेगा यहां क्या है कोणीय गति है, ठीक है। आई बराबर क्या होगा मेन समीकरण ये होगी। अब सबसे पहले मेरे को क्या निकालना था आई एवरेज, औसत मान, धारा का औसत मान, वोल्टेज का औसत मान। यहां मैं v बराबर भी क्या लिख सकता हूं Vm sin थीटा लिख सकता हूं, है ना। दोनों सेम ही रहने वाले। तो आई क्या हुआ एवरेज, धारा का औसत मान। गणित में आपने पढ़ा औसत कैसे निकालते हो, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब एवरेज के लिए और आरएमएस वैल्यू में दो फर्क है। आरएमएस वैल्यू पूरे साइकिल के लिए निकलेगी, एवरेज वैल्यू सिर्फ आधे साइकिल के लिए निकलेगी। कारण कि इसकी एवरेज और इसकी एवरेज दोनों निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 0। तो एवरेज वैल्यू जब भी निकालो तो किसके साइकिल के लिए निकलेगी हाफ साइकिल के लिए। तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये तो सीधा गणित का फॉर्मूला हो गया एवरेज का। लेकिन ये कौन सी गति कर रही है एंगुलर वेलोसिटी कर रही है। इसमें थोड़ा सा चेंज होता है, जब भी कोई चीज एंगुलर वेलोसिटी करती है उसको जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं अपने समाकलन। तो आई एवरेज का मतलब क्या होगा कि यहां पे समाकलन हाफ साइकिल 0 से लेकर कहां तक है, तो 0 से पाई, ठीक है। यहां पे क्या होगा आई करंट कितनी आई इनटू किसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है थीटा का इनटू डी। और कहां से कहां तक जा रहा है साइकिल पाई तक 1/में। अगर ये 2 पाई तक जाता है तो 1/में 2 पाई आ जाता है। सरल कर लो आई एवरेज 1/पाई लिमिट 0 से पाई। आई का मान क्या है Im sin थीटा इनटू डी थीटा। अब समाकलन में क्या होता है जो भी इस d के साथ संख्या है उन संख्या को क्या रखो अंदर रखो, बाकी सबको बाहर ले जाओ। Im बाहर आ गया बटे में क्या है पाई, अंदर क्या बचा sin थीटा इनटू डी थीटा। लिमिट 0 से मैं
समाकलन करा तो समाकलन का निशान हट गया, साइन किस में बदल गया, माइनस cos थीटा, लिमिट 0 से, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे, तो ये माइनस एक बार बाहर ले जाता हूं मैं, अपर लिमिट कितनी है पाई, तो cos पाई माइनस लोअर लिमिट कितनी है 0, तो cos 0। अब cos पाई का मान वही कोऑर्डिनेट करेंगे अपने, कितने कोऑर्डिनेट होते हैं 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, पाई 180 डिग्री कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, सेकंड में पॉजिटिव क्या होता है खाली साइन या साइन का उल्टा कोसेक, बाकी सब क्या होता है नेगेटिव। तो मैं जब इसको ये क्या लिख सकता हूं, इसको मैं माइनस im अपॉन में पाई, cos 0 का मान तो 1 हो गया, इसकी बात करूं अगर मैं तो cos 90 प्लस 90 क्या होता है 180 होता है, और माइनस cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1, cos 90 प्लस थीटा sin थीटा, लेकिन sin ये कहां यहां क्या है cos पॉजिटिव क्या लेना चाहिए, सिर्फ sin रहेगा, तो ये क्या होगा माइनस, तो माइनस 1 और माइनस 1, तो माइनस im अपॉन में पाई, माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 इंटू में माइनस 2 माइनस माइनस, तो 2im अपॉन पाई या 0.637 im, ये एवरेज वैल्यू का मान है, और ये ऑब्जेक्टिव में भी आएगा और ये सब्जेक्टिव में भी आएगा कि एवरेज वैल्यू जो साइन वेव की कितनी है 0.637 जो है im है ना, तो ये एवरेज वैल्यू अपने निकालते हैं। ये क्वेश्चन सीधा सीधा उठने वाला है, नहीं तो कौन सा आ जाएगा अपने आरएमएस वैल्यू का, वो भी देख लेते हैं। पढ़ लो, एक महीना पेपर का है, जितना तुम इंटरेस्ट दिखाओगे उतना हम दिखाएंगे। ये तो बाद में रिजल्ट तो आया ही होगा। अब वैल्यू निकालते हैं IRMS। IRMS वैल्यू कौन सी होती है, ये करंट की इफेक्टिव वैल्यू होती है, जो भी सर्किट डिजाइन होता है वो हमेशा किसके हिसाब से डिजाइन होगा, उस सर्किट में जो फ्लो हो रही है RMS करंट प्रभावी मान जो है उसके हिसाब से सर्किट डिजाइन होता है। तो आप देख लो सर्किट डिजाइन करने में जो चीज काम आ रही है, इसका मतलब वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, बेटे बोल रहे हैं, ठीक है। RMS का मतलब, R का मतलब रूट, M का मतलब मीन और S का मतलब स्क्वायर, ठीक है, फुल फॉर्म वर्ग मध्य मूल, ठीक है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे इक्वेशन को। पहली इक्वेशन कौन सी है, यही है, तो पहले क्या है स्क्वायर, तो करंट किसकी वैल्यू निकालना है IRMS की, तो पहले क्या है स्क्वायर, तो करंट समीकरण क्या है आई, तो सबसे पहले मैंने कर दिया स्क्वायर। अब क्या है मीन, तो मैंने क्या कहा एवरेज वैल्यू में तो क्या आता है, ये इसको क्या कर देती है 0 करके बैलेंस कर देती है, लेकिन RMS वैल्यू इफेक्टिव मान है, वो पूरे 360 डिग्री के साइकिल पे रहने वाला है। तो फिर मीन निकालना तो राशियों का योग, अगर एंगुलर वेलोसिटी में करेंगे तो किससे करेंगे, समाकलन से, तो समाकलन एंगल इस वाली क्या लेंगे 0 से 2 पाई, और फिर मैंने कहा यहाँ पाई तक लिया तो बटे में क्या था 1/पाई, अब एंगल कहां तक आया 2 पाई तक, है ना। और फिर क्या है, जब समाकलन लगा तो इनटू d थीटा, और फिर क्या है रूट का मतलब यहाँ क्या आ जाएगा अंडर। ये पहली इक्वेशन मेरी बन गई। अब इसको सॉल्व करते जाओ, सबसे पहले हम रूट उठाएंगे तो स्क्वायर कर लेते हैं, I स्क्वायर RMS बराबर 1/2 पाई I स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा 0 से 2 पाई, सही है। I की वैल्यू लगती है यहां से सीधी उठा के, अब थीटा वाली संख्या अंदर रखेंगे बाकी सारी, IRMS 1/2 पाई, 1 क्यों यहां पे क्या ले हूं, यहां पे IM स्क्वायर 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा
का समाकलन सीधा नहीं होता, उसको पहले बिना स्क्वायर की संख्या में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करूँगा, आई एम स्क्वायर अपॉन 2 पाई, 0 से 2 पाई क्या था वहां पर 1 माइनस बटे इंटू डी थीटा। अब 2 को भी कहाँ ले जाएंगे, बाहर ले आएंगे, तो क्या होगा आई आर एम एस स्क्वायर आई एम स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 2 पाई क्या आ जाएगा 4 पाई। अब 0 से 2 पाई, अब 1 का डी थीटा से गुणा करेंगे तो 1 इंटू डी थीटा माइनस cos 2 थीटा को करेंगे तो 0 से 2 पाई cos 2 थीटा इंटू डी थीटा। सही है। अब जब भी एक है तो एक का समाकलन क्या रहेगा, जो डी के साथ संख्या होगी वो, तो फिर वही करा आई एम स्क्वायर अपॉन में 4 पाई। अब एक का समाकलन क्या हो गया थीटा, लिमिट 0 से बोलो 2 पाई, cos का समाकलन साइन, ये cos थीटा था और sin थीटा, cos 2 थीटा होता तो बटे में क्या आ जाता 2। अगर ये 3 होता तो यहाँ 3 रहता ही, बटे में क्या आ जाता, तो मतलब जो भी sin के साथ संख्या है थीटा के साथ वो बटे में आ जाएगी। तो माइनस cos किससे बदल गया sin कितना, sin कितना sin 2 थीटा अपॉन में और लिमिट 0 से 2 पाई। ठीक है। अब ये पूरा जो वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसमें लिमिट रखो आई एम स्क्वायर अपॉन में 4 पाई, इधर लिमिट रखी तो क्या आएगी 2 पाई माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और माइनस वो पूरी टर्म क्या होगी 0। ठीक है। आगे देखिए आई आर एम स्क्वायर किसके बराबर हो गया, आई एम स्क्वायर अपॉन में बोलो 4 पाई और ये कितना होगा इंटू 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 2 एकम 2 2 गुणे, तो आई आर एम एस किसके बराबर होगा, स्क्वायर हटेगा तो ये स्क्वायर की हटेगी, आई एम अपॉन में अंडर रूट 2 मतलब 0.707 इंटू आई एम। ये किसकी वैल्यू होगी आई आर एम, मोस्ट इंपोर्टेंट वैल्यू है ना। वो समाकलन के फॉर्मूले याद रखना, 2 बार प्रैक्टिस करनी है। और ये चाहे पेपर में आपको एवरेज में नहीं मिले, एवरेज नहीं मिलेगी तो कौन सी मिल जाएगी आरएमएस मिल जाएगी। एक क्वेश्चन आपको पक्का है, अगर आरएमएस पूछ ली तो एवरेज का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा, और अगर एवरेज पूछ ली सब्जेक्टिव में तो आरएमएस वैल्यू किसमें पूछ लेगा अपने ऑब्जेक्टिव में। तो ये तो थी कौन सी आई आरएमएस और आई एवरेज कितनी थी, कितनी 2 आई एम अपॉन पाई थी क्या, अभी निकाल के कितनी थी 2 आई एम अपॉन पाई थी, एवरेज वैल्यू कितनी थी 0.737, यहाँ कितनी थी 2 आई एम अपॉन पाई तो थी। ठीक है। तो यही कितने हैं, यही आपको पास बताएंगे, अगर ध्यान दोगे तो पास हो जाओगे। ठीक है। तो आप इस पिन को आपको याद रखना है। ठीक है। अगला चैप्टर आप देखेंगे आरएलसी सर्किट का फेजर आपको बताया, फेजर से डेरिवेशन कैसे निकालना वो है, उसमें एक पावर वेक्टर आ जाएगा और उसमें इक्वालिटी वेक्टर आ जाएगा, तो ये यूनिट हो जाएगी। वैसे ही फिर केवीएल केसीएल पे चलेंगे, अगर केवीएल केसीएल कर लिया तो आगे की दोनों यूनिट आपकी पक्की हो जाएगी। ये किसके लिए है कि आपको जो 20
आपको न्यूमेरिकल में थोड़ा सा अपर एंड मिल जाएगा कि आप आराम से उसको पास कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं फिर क्लास में।